स्वर्णिम रोशनी में Let's find a new way कहानी जो Namaskar. Welcome to the Swarnim Show. Our guest today creatively blends academia, literature, music, and storytelling together. She is a professor with over 26 years of experience and the CEO of CJFPL Music. उनका एक ऑनलाइन यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म भी है आवाज़ अर्चना, जिस पे कहानियाँ, पॉडकास्ट्स और अलग अलग जॉनर्स की स्टोरी टेलिंग होती है. इट्स अ ब्यूटिफुली गाइडेड क्रिएटिव स्पेस फॉर आर्टिस्ट्स एंड ऑडियंसेस अलाइक. वी वेलकम अर्चना बी सहगल मैम. नमस्कार मैम. थैंक यू स्वर्णिम. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया टू हैव कॉल्ड मी फॉर द स्वर्णिम शो. आई विश यू ऑल द बेस्ट and I know it's a great effort of you three, you plus your parents, and yes, my journey has really been not very tedious, not very soft. मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लाइफ जैसी सब जगह पर है, सॉफ्ट है, हार्ड है, वैसी ही इस म्यूज़िक या कहानी कारों के लिए भी है. ये जर्नी भी वैसी ही रही, उतार चढ़ाव उतने ही रहे जितने कि किसी भी लाइन में है. लेकिन हम क्रिएटिव लोग क्या करते हैं, अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा के साथ पेश करते हैं. रोमांटिसाइज करते हैं. या क्योंकि हमें कुछ जो अदायगी है वो हमारी स्टोरी टेलिंग टेक्निक से मिलती है. कुछ हम सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं राइटर लोग, तो हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही तलखी हो रही है ज़माने की, जबकि इतनी तलखी है नहीं, क्योंकि इंसान का जन्म अपने आप में ही काफ़ी तलखियों से भरा हुआ है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. मैम ये बहुत बड़ी बात है टू अंडरस्टैंड कि मैम ये तो हमारा पेशा है, तो पेशे के साथ साथ इसको जीवन में भी रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक कलाकार सिर्फ इस बात से महान नहीं कहा जाता है कि वो एक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं, पर वो सेंसिटिविटी को भी अपने साथ अपनाते हैं. और शायद इसी की वजह से हम कलाकारों को बहुत बार ये महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी तो बड़ी कठोर है, हमारी ज़िंदगी तो बड़ी कठिन है. वैसे हालांकि असल जीवन में बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद इससे भी कई बदतर हालातों से गुजरते हैं, पर कलाकार की जो सेंसिटिविटी है, मुझे लगता है वो शायद उनको और भी कई सारे जीवनों का एहसास दिला देते हैं, जो एक बहुत ही खास बात मुझे एक क्रिएटिव लोगों की एंड द पीपल इन द परस्यूट्स ऑफ क्रिएटिव फील्ड मुझे लगती है. सो मैम, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली, मैं ये बहुत ज़रूर जानना चाहूँगा कि बचपन से ही ये स्टोरी टेलिंग का और जो म्यूज़िक का एंगल एंड द लिटरेचर का एंगल, ये कैसे डेवलप करा आपने बचपन से? मतलब क्या ये किसी ने गाइड करा आपको कि ये करो, या ये इनर कॉलिंग थी बचपन से? देखिए सोने, मैं ये कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक और कहानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रेनिंग ऑफ कोर्स आजकल लोग ले रहे हैं, संगीत में भी ले रहे हैं, कहानी कहने में भी ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये गॉड गिफ्ट ही होता है, जो जिसको कहते हैं ना कि भाई ये खुदा की तरफ से ही बख्शी गई नेमत है. जिसमें होती है, जिनमें नहीं होती वो आजकल सीख लेते हैं. वैसे तो म्यूज़िक आजकल ऑटो ट्यूनिंग जिंदाबाद, तो बहुत कुछ हो रहा है. तो नॉन सिंगर्स हैव बिकम सिंगर्स एंड नॉन म्यूजिशियंस हैव बिकम म्यूजिशियंस. तो कुछ फैमिली का ऐसी रवायगी थी कि फ़ादर हमारे जो हैं वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, और हमारी जो परवरिश है वो इस्लामिक कंट्रीज़ में कुछ इस तरह से हुई व्हेन आई वाज एट अ वेरी यंग एज. यानी कि मैं 8-1 साल की रही होंगी, तो उस समय एक कहानी की किताब आया करती थी, नंदन. उसमें मैंने पहली कहानी लिखी थी चंदन की बांसुरी. चंदन की बांसुरी जो है कहानी कुछ जैसे मैं नंदन पढ़ती भी थी, चंपक पढ़ भी रही थी, कुछ इस तरह की किताबें होती थी, तो वो कुछ इम्प्रेशंस उन्हीं कहानियों के थे, तो कुछ मिला जुला के कहानी लिख दी. जी. उस ज़माने में बड़ी ही आपको फूहड़ सी बात लगेगी कि कहानी को हाथ से लिखा. अब आप सोचिए 8-9 साल का बच्चे की लिखाई भी उतनी साफ़ नहीं थी, लेकिन लिखी, और लिखकर ये भी डर लगता था कि कहीं किसी को पता नहीं चल जाए घर के अंदर, क्योंकि वो कहेंगे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम कहानियाँ लिखते हो, कहानियाँ लिखते हो. तो जी ये आप सोचें, तो उस समय पर छुपा छुपा के पेरेंट्स से अपनी एक दोस्त की मदद लेके, जिसको कि चिट्ठी लिखकर पोस्ट करने का भी तजुर्बा था, तो ऐसी कहानी भेजी गई, और भेज कर वो कहानी जो है 1 हफ्ते के अंदर वापस आ गई. अच्छा. उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये कहानी तो आपकी बहुत सारी कुछ कहानियों से मिलती जुलती है, तो ये तो बेटा हम नहीं छाप पाएंगे, एनीवेज कीप अप द गुड वर्क. तो व्हाटएवर जो भी था, पर उससे एक मोटिवेशन मिली. फिर उसके बाद 2-3 कहानियाँ ऐसी लिखी मैंने, जो कि सोते सोते दिमाग में आती थी, और वो कहानियाँ छपी भी सही, और
आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज मेरे पास उनकी प्रतिलिपियाँ मौजूद नहीं हैं, और क्योंकि ज़माना और था उस समय पर, और चीज़ों को संजो कर रखने का उतना मैदा भी नहीं था और रिसोर्सेज भी नहीं थे, एंड ऑफ कोर्स देयर इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम यू नो इन बिटवीन। यस। फिर उसके बाद पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे, और फादर के साथ बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ में जाने का मौका मिला, क्योंकि ही वाज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सो ही यूज्ड टू बी ऑन अ डेपुटेशन टू इस्लामिक कंट्रीज। जी जी। तो बगदाद, जिस समय शात अल अरब की लड़ाई चल रही थी इराक ईरान में, सो उस समय पे मैं पढ़ रही थी और हमारे पेपर्स एम्बेसी में हुआ करते थे। तो यानी कि हमें 2 साल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ के साथ घर में रहकर पढ़ाई करनी होती थी। तो फादर हमारे चाहते थे कि हम किताबों से जुड़े रहें। हमें एम्बेसी ले जाया जाता था, वहाँ से 4-4 किताबें पर पर्सन हमें इशू हो जाती थी। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली डेवलप दैट नैक फॉर स्टोरी रीडिंग, वो जो है जो पढ़ने का। तो आई एम प्राउड टू से कि मैं जब समझ लीजिए 12 साल की रही होंगी, तब मैंने शरदचंद्र चटर्जी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, फणीश्वरनाथ रेणु को, और जैनेंद्र प्रसाद को, और जयशंकर प्रसाद को, इन सबको मतलब पढ़ा, और पढ़ के ऐसा लगता था, उस समय का भावुक मन ऐसे होता था, लगता था जैसे हर कहानी मेरे साथ ही है, हर कहानी मुझसे जुड़ी हुई, हर जो कहानी का दुख है वो मेरे साथ ही हो रहा है, हाँ। या हो चुका है या होने वाला है। तो वो जो सेंसिटिविटी डेवलप हुई उस समय की, उसने मेरे बाल मन को कहानियाँ लिखने की और म्यूज़िक की ओर ऐसा रुझान दे दिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं बड़ी हुई, और बड़े होते होते कब मैंने अपने कॉलेजेस के अंदर पढ़ाते पढ़ाते अपना वुदरिंग हाइट्स थिएटर ग्रुप संभाला। बाहर भी, विदेश में भी जहाँ मैं पढ़ा रही थी वहाँ भी, और ऑफ कोर्स यहाँ इंडिया में भी। तो खुद मैं अलकाजी साहब की स्टूडेंट भी रही जब मैं 13-14 साल की थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। फिर उसके बाद भी जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, आई हैव बीन टीचिंग MBAs एंड MCAs। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, लिटरेचर मेरा लार्जर फील्ड है, और कम्युनिकेशन स्किल्स जी बीच में या फोकस ग्रुप। जी जी जी। तो उसमें क्या होता है कि हमें जितने भी हम लिटरेचर वाले लोग होते हैं, हमें थिएटर वगैरह मैनेज करना ही होता है, कॉम्पिटिशन्स, ऑन स्टेज जो भी एक्टिविटीज़ है वो मैनेज करनी है। अब क्योंकि आई एम अ मल्टीलिंगुअल पर्सन, टीचिंग इंग्लिश, राइटिंग इन हिंदी, पंजाबी मेरी मादरी ज़बान है, पंजाबी से रिलेटेड सायराकी, और इस्लामिक कंट्रीज़ के चलते पर्शियन, अरबिक, दे ऑल हैव रियली कम टू मी, उर्दू, दोज हैव बीन माय नेचुरल लैंग्वेजेस। तो वो हो गया कि थिएटर के अंदर नुक्कड़ नाटक बनाना, लिखना, गाने लिखना, ये सब कुछ, और बच्चे जो हैं हमारे साथ ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो क्योंकि हर बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होता है, पढ़ाई तो उसे करनी है क्योंकि उसे करनी है, उस चीज़ के लिए उसके माँ बाप ने पैसे दिए हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि हर इंसान अंदर से तो एक एक अपनी चीज़ को एक ज़बान देना चाहता है। बिल्कुल, और वो बहुत ज़रूरी है। वो ज़बान जो है उसे ऐसे लिटरेचर टीचर्स के साथ ही मिलती है। तो ना बल्कि कि कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट्स, बल्कि जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स आते थे, दोज हु हैव बीन कमिंग फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम इंग्लैंड, वो सारे बच्चे भी हमारे साथ जुड़े। मेरे कुछ नुक्कड़ नाटकों के अंदर आपको फ्रांसीसी स्टूडेंट दिखेंगे, अंग्रेज़ स्टूडेंट्स दिखेंगे, उन्होंने भी हमारे साथ एज अ जोक, मतलब दे हैव बीन यूजिंग कस वर्ड्स, क्योंकि हमारे नुक्कड़ नाटक की वो डिमांड थी। हाँ, तो इसलिए उन्होंने भी कुछ इस तरह से गालियाँ वालियाँ देकर भी नाटक किए हमारे साथ, क्योंकि उनको लगता था कि इसमें मज़ा आता है। जी, तो बस यही है, कुछ इस तरह से रहा। फिर उसके बाद 2017 के करीब मुझे लगा कि मैं 2 नावों की सवारी नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने जो है कॉलेज से रिटायरमेंट ले ली, वॉलंटियरली रिटायरमेंट हाफ वे ले ली, फिर उसके बाद फुल टाइम ले ली, और मैंने अपनी इस चीज़ को दिलीप कुमार साहब की बायोपिक से शुरुआत दी। जी, तो दिलीप साहब की उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी तो लिखी ही हुई थी, उदयत्र नायर जी हैं जिन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, लेकिन मैं चाहती थी दिलीप साहब की बायोपिक बनाई जाए। तो जी, उस समय साहब जिंदा भी थे, तो मैंने उनकी बायोपिक लिखी और सोचा कि इस पर कोई पिक्चर बनाएगा। तो जिसके चलते मैं सायरा बानू आंटी से मिली भी सही, मुंबई जाकर उनके घर बैठे, उनसे डिस्कशन की, उनको कहानी, क्योंकि वो हिंदी पढ़ नहीं सकती, उन्होंने मुझे कहा पढ़ के बताने के लिए। मैंने उन्हें कुछ सीन्स बताए जो खास बड़े ही इमोशनल सीन्स थे।
उनको बहुत पसंद आए वो सीन। वो कहने लगी देखिए वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस कहानी में क्योंकि हम लोगों को पाकिस्तान, लंदन, इंडिया बहुत कुछ कवर करना पड़ेगा। इफ़ इट वुड हैव बीन देयर वुड हैव बीन अ मूवी ऑन दिलीप साहब्स बायोपिक, तो इट वुड बी यू नो अ ग्रैंड स्केल, ऑन अ ग्रैंड स्केल। तो उस ग्रैंड स्केल में बहुत ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी रकम इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कहा देखिए बेटा मेरे पास तो फाइनेंस नहीं है, आपको एक फाइनेंसर तो इसके लिए ढूंढना पड़ेगा, प्रोड्यूसर फाइनेंसर। जिसके चलते मैं आई मीन प्रैक्टिकली सारे जो एक्टिव प्रोड्यूसर्स हैं सबके पास ही गई। मैंने सबके दरवाजे खटखटाए मुंबई में, बट नॉट बीइंग फ्रॉम मुंबई तो जो है कि किसी ने मेरे पे इतना विश्वास नहीं किया। फिर मुझे कुछ और समझ नहीं आया, तो मैंने उसी कहानी को पॉडकास्ट में कन्वर्ट करके जी मैंने ऑडियो पॉडकास्ट में उस कहानी को अपने चैनल से बताना शुरू किया, जो कि बहुत पॉपुलर हुई। और मैं 5 से 7 से 10 एपिसोड्स ही सिर्फ उसके बोल पाई। उसके बाद मुझे एक ज़बान मिल गई। मुझे समझ आ गया कि ये वाली चीज़ पेश की जा सकती है जो लोगों के लिए इंटरेस्ट की हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने अपने ही एक जानकार थे उनको कहा कि हमारी एक छोटी छोटी थीम्स के ऊपर आप पिक्चर्स शूट करें। तो आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ, मैंने पहली ही पिक्चर बनाई हैप्पी फैमिली, और जिसको कि न्यू दिल्ली फिल्म फेस्टिवल ने रिकग्नाइज़ किया। इट वाज अ वेरी शॉर्ट मूवी ऑफ 15 मिनट्स, जिसके अंदर क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो बस अपने आसपास के कुछ कैरेक्टर्स को लेके बच्चों को अपने इन्वॉल्व किया, कुछ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया, और उस पिक्चर को एक तरह से एक छोटा सा जूरी मेंशन का अवार्ड भी मिल गया। और बस इसी तरह से जर्नी चल पड़ी। और मतलब ये जर्नी जो चल पड़ी है, मतलब एक कहाँ से कहाँ कड़ी जुड़ती रही, मैंने ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मतलब एक मतलब ऑब्वियसली अपब्रिंगिंग हैज़ प्लेड अ रोल एंड डिफरेंट कंट्रीज़ का जो, एंड मैम एक तरीके से ब्लेसिंग कहूँगा, क्योंकि जब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आपके पास होती है ना, तो इन क्रिएटिव फील्ड्स एंड स्पेशली थिएटर, लिटरेचर, तो ये बहुत बड़ा एसेट माना जाता है कि आपको जितना लिटरेचर की नॉलेज होगी उतना ही आप अपनी बातों को अलग अलग शब्दों से, अलग अलग वाक्यों से बयां कर सकते हैं। एंड आई थिंक एक्सप्रेशन की तो बात है ना अल्टीमेटली, कि एक्सप्रेशन जितना आपका यूनिक होगा उतना ही आपका मतलब मुझे लगता है कि वो बढ़िया तरीके से आगे लोगों तक पहुंचता है। तो मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आई थिंक इससे ही मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि मैम बहुत लोग शायद इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि एकेडमिक राइटिंग और राइटिंग फॉर फिल्म एंड और स्टोरी टेलिंग आर लाइक 2 डिफरेंट एंगल्स। तो इसमें कैसे इसका प्रोसेस होता है मैम? देखिए जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाती हूँ एज अ सब्जेक्ट, सो मैम ये बात बिल्कुल सच है कि एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा एक इसमें डायनामिक है, और यही एक्सप्रेशन ही है, ये एक्सप्रेशन के माध्यम है, और ये इम्पैक्ट करता है कि क्या ऑडियंसेस उसको किस तरीके से परसीव करती हैं। बट मैम मेरा एक सवाल रहता है कि सिंस यू हैव बीन इनटू एकेडमिक टीचिंग आल्सो, सो मैम एकेडमिक टीचिंग कंपेयर टू लेट्स से क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, तो दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? देखिए सोनम, ऑडियंस सामने है, मेरी ऑडियंस हर तरह के लोग होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, यंगस्टर्स भी होंगे, अपकमिंग राइटर्स भी होंगे। दो आई एम नॉट अ वेरी नोन नेम यू नो सो फार, फिर भी मैं शेयर करना चाहूँगी, शायद किसी को कोई फ़ायदा कहीं पे मिल जाए। देखिए राइटिंग तो राइटिंग होती है, बिल्कुल ठीक है जी। एक लिखने वाला हाथ में उसके पास कागज़ हो, कलम हो, वो लिख सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप लिखें वो लोगों की समझ में भी आए। बिल्कुल, ये बात तो है जी ठीक है। जब हम एकेडमिक राइटिंग की बात करते हैं, एकेडमिक राइटिंग का एक ही गोल होता है, जो मैं लिखूं उसमें इम्तिहान में नंबर आने चाहिए, ठीक है। जब हम उस प्रेशर के साथ लिखते हैं तो ऑफ कोर्स हम डिसिप्लिन होकर लिखते हैं। लेकिन जो स्टोरी टेलिंग फॉर द मूवीज़ और फॉर द प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ पे कि उसको कोई किसी फिल्म में कन्वर्ट करेगा या किसी गाने में उसको तब्दील किया जाएगा, वो फिर आप अपने दिल की ज़बान कहते हैं, ठीक है जी। अब वो पसंद आए ना आए, वो या तो फ्राइडे को फिल्म बन जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, उस पर डिपेंड करेगा, या आप यूट्यूब पे गाना डाल देंगे, उस पर डिपेंड करेगा आपको कितनी ऑडियंस मिली, कितनी फ़ैन फॉलोइंग मिली, कितने व्यूज़ मिले। आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, आप मेरे से बेहतर समझते हैं। तो बस यही है कि जो हम लिखें वो लोगों को पसंद आ जाए, ये ज़रूरी नहीं। इसमें मुझे गालिब का एक शेर याद आ जाता है कि भाई लोगों ने तो गालिब को ही पसंद नहीं किया, सब लोग मिर्ज़ा गालिब के नाम से आई मीन दे वाउच ऑन हिज नेम, बट उन्होंने भी एक बारी कहा कि भाई यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। तो मतलब कहने का है कि अगर मेरा लिखना किसी की समझ नहीं आता
तो या तो मेरी ज़बान बदल दे या फिर उनका दिल बदल दे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये ख्वाहिश हर राइटर की दिमाग में होती है कि जो मैं लिखूं वो लोगों तक पहुंचे तो सही, बिल्कुल। वो लोगों को पसंद आए। क्योंकि हम लिखते तो हैं अपने नज़रिए से, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि मेरा नज़रिए के साथ बहुत सारे लोगों का नज़रिया मिल जाए। ये हर राइटर की ख्वाहिश होती है। तो ऐसे ही करके ये मेरी भी ख्वाहिश है, हर राइटर की है, कि जो कहानियाँ हम लिखें लोगों को अच्छी लगे, जो गाने हम लिखें लोग उन्हें गुनगुनाएं, और बस इसी तरह से ये सफ़र जारी है। नहीं मैम, और मैम मुझे ये चीज़ लगती है कि स्पेशली अबाउट स्टोरी टेलिंग, तो एक बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग तो सबके पास स्टोरीज़ हैं, अपने जीवन की स्टोरीज़ हैं, कुछ लोग सुन के बड़े होते हैं, पर स्टोरी टेलिंग मैम अगर मैं चाहूँ कि ऑडियंसेस को अगर लेट्स से ब्रेक डाउन करके समझाना पड़े कि स्टोरी टेलिंग एज इफ व्हाट, तो आपके पास मैम कोई एनेक्डोट शेयर करेंगे स्टोरी टेलिंग का? या क्यों नहीं। देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर में बहुत चूहे हो गए, बहुत ज़्यादा चूहे हो गए, इतने हो गए कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। हमने वो जो ट्रेडिशनल वाले जो ट्रैप्स होते वो लगाए, उसमें चूहा फंस ही नहीं रहा था। फिर हमने वो स्टिकी ट्रैप्स आते वो लगाए, उसमें भी चूहा ना फंसे। फिर क्या हुआ कि हमने हर जगह पे ट्रैप लगा दिए घर के अंदर। अब वो क्या करें कि इतने स्मार्ट चूहे, हमारे लिए भी हैरानी का विषय था। वो लोग उसमें से रोटी निकाल के ले जाते थे, पनीर ले जाते थे, फंसते नहीं थे। ये करते करते पता नहीं दिमाग में आया रात भर एक आइडिया सा कौनता रहा दिमाग के अंदर। रस्किन बॉन्ड की एक स्टोरी थी, फ्लाइट ऑफ पिजन्स। ऑफ कोर्स उन्होंने तो आज़ादी के ऊपर ये कहानी लिखी थी, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने पर फ्लाइट ऑफ पिजन्स उन्होंने लिखी। अब मेरे दिमाग में आ गया फ्लाइट ऑफ मुश्कियान्स, मूषक जो होते हैं। अब वो फ्लाइट ऑफ मुश्कियान्स ऐसा ज़ोर पकड़ी मेरे दिमाग में कि मैं इस कहानी को, हर किसी के घर में चूहे होंगे, हर कोई पकड़ने की कोशिश करता होगा, चूहे कभी फंसते होंगे कभी नहीं, और घर का सामान तो बर्बाद होता होगा। ये तो हमारा नज़रिया। अब चूहों का क्या नज़रिया होता होगा? क्या उन्हें पकड़े जाने में मज़ा आता होगा? क्या जब वो ट्रैप में फंसते होंगे तो उनको कितनी दर्द होता होगा, कितनी तकलीफ़ होती होगी? इसका भी तो एक नज़रिया लिया जा सकता है। अगर चूहे भी ज़बान हमारी वाली बोलने लगें तो क्या हो? उसके ऊपर मैंने फ्लाइट ऑफ मुश्कियान बनाई। इस कहानी को लिखने में मुझे 2 साल लगे, और ऑफ कोर्स करते करते जब मुझे कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला तो इस कहानी को मैंने खुद ही प्रोड्यूस किया। तो ऑफ कोर्स वो कहानी जो है 4 प्लेटफॉर्म से अब तक अवार्ड हो चुकी है। न्यू दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, टोरंटो गई हुई है, जापान गई हुई है, और आई थिंक एक और जगह पर गई हुई है। इस समय वो प्लेटफॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे वो 2 राउंड्स का क्लियर कर चुकी है कहानी। खुशी होती है जानकर कि एक कॉमन सा टॉपिक, और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाए हमने, और कहानी की इतनी कोई मैं कहूँगी कि इतनी ज़्यादा डिजिटली वो जो है कहानी इतनी सुपीरियर भी नहीं बनाई गई। लिखी अच्छी गई, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास इतना ज़्यादा फंड्स नहीं थे, और प्रोडक्शन वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा ग्रेट नहीं है उस पिक्चर की, लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ कॉम्पीट की और जीत रही है। क्यों? क्योंकि उसकी कहानी में ताकत थी, जो रिटन वर्ड था उसमें ताकत थी, बस उसका सोल उसके साथ था। जी। नहीं मैम, ये कहानियों की बहुत सुंदर बात है कि ये सोल वाली जो बात है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। मुझे लगता है कि शायद आपने जो ये बात बोली कि हर लेखक चाहता है कि कहीं ना कहीं उसका नज़रिया आम जनताओं को पसंद आए, या भाई या उससे वो एटलीस्ट अलाइन करे। पर मुझे लगता है कि आम जनता इसके साथ तो जुड़ती हैं, पर कई बार वो जो भाव होता है उसका, जो उसका सोल होता है, शायद लोग उससे भी रिलेट बहुत करते हैं किसी भी कहानी की। तो मुझे बहुत सुंदर नज़रिया लगा मैम आपका कि आपने एक हाउस होल्ड प्रॉब्लम को एक अलग नज़रिए से देखा, और शायद यही क्रिएटिव लोगों की खास बात होती है कि वो हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखने की क्षमता रखते हैं। तो मैम इसी के साथ मैं ये भी ज़रूर जानना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे लिरिक्स भी लिखते हैं, और आपका अभी को रिसेंटली अवार्ड से भी नवाजा गया है, आपकी लिरिक्स को भी अवार्ड मिला है। तो मैम ये वाला म्यूज़िक लिरिक्स लिखने के लिए और म्यूज़िक का ये जो इंटरेस्ट है आपका, ये कैसे जागा? हाउ डिड दिस हैपन? जैसा मैंने आपसे कहा कि घर का माहौल कुछ ऐसा था। ऑफ कोर्स आपकी फैमिली की तरह हम लोग म्यूज़िक बेस्ड फैमिली तो नहीं है, लेकिन लिटरेचर क्योंकि रगों में है और कई सारी ज़बानें हमारे घर पे बोली जाती हैं,
तो इस तरह से हुआ कि संगीत हम लोग बेगम अख्तर को, मेहदी हसन साहब को, गुलाम अली साहब को सुनते, फरीदा खानम को सुन कर बड़े हो रहे थे। और ऑफ कोर्स किशोर रफ़ी साहब तो किसी से भी छूटे नहीं हैं, तो सहगल जी और तलत महमूद, ये सब कुछ सुनते सुनते घर का माहौल बड़ा ही, जिसको कहते हैं ना कि संगीतमय था, और हर तरह का संगीत। और क्योंकि पंजाबी हमारी मादरी ज़बान है तो पंजाबी म्यूज़िक भी था, सैराकी भी थी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, सब कुछ। इंग्लिश म्यूज़िक नहीं सुना जाता था, तो ये सब कुछ सुन सुन के, तो क्योंकि अब गॉड गिफ्ट कहते हैं आप लोग, तो बाकी भाई बहन भी मेरे थे, वो म्यूज़िक पसंद ज़रूर करते थे, लेकिन वो पढ़ने में थोड़ी ज़्यादा उनकी रुझान ज़्यादा था। हाँ। मेरा पढ़ने में तो था, लेकिन म्यूज़िक भी मेरे साथ बैठते उठते म्यूज़िक चलता रहता था दिमाग में। तो इसलिए जब मैं बड़ी हुई और जब मैंने थिएटर को संभाला कॉलेज, ऑफ कोर्स टीचिंग के साथ साथ, तो गाने भी अपने आप दिमाग में आते रहते थे। अब मुझे लगा कि इन गानों को मैं एक एक्सप्रेशन, एक प्लेटफॉर्म दे सकती हूँ, तो अपने नुक्कड़ नाटक के गाने भी मैंने खुद ही लिखने शुरू कर दिए। जी, तो वो जब वो गाने लिखे जाते रहे और जब नुक्कड़ नाटक जीतते थे और जीत कर लोग कहते थे यार ये तो सब सही है, ये तो स्टोरी तो मैडम ने लिखी, गाने किसने लिखे? तो मैंने कई नुक्कड़ नाटक लिखे, जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं ही सही, देवी बनी दामिनी, नाना इस देश लाडो और अपराधी कौन, इस तरह से करके कुछ सारे नुक्कड़ नाटक, मैंने 15 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक लिखे। तो उसके अंदर, सबके अंदर गाने, तरह तरह के गाने और अजीबो गरीब तरह के गाने, हरियाणवी में, कुछ पंजाबी में, कुछ हिंदी में, कुछ यूपी की जो भाषा है उसके अंदर, तो भोजपुरी में, तो लोगों को पसंद आने लगे। तो ऑफ कोर्स फिर मुझे लगा कि जब मैंने वॉलंटियरली अपने आप को रिटायर कर लिया कॉलेज की प्रोफेशन से, तो फिर मैंने इस प्लेटफॉर्म का जब अपना यूट्यूब चैनल खोल ही लिया, तो मुझे लगा कि मैं अपने गानों को भी लोगों तक पहुंचाऊं। बिल्कुल। और वही गाने भी लिखती गई। अगेन आई वुड से आई हैव बीन फॉर्चुनेट, लोगों को गाने भी पसंद आए। तो धीरे धीरे करते करते दिन पैसे बस उतने ही थे जिससे गाने लिखे जा सकें, रिकॉर्ड करवाए जा सकें। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स का एक जत्था मेरे साथ बहुत लॉयल रहा। कुछ ने मेरे साथ गाने गाए जो कि अच्छे सिंगर्स थे, कुछ ने मेरे साथ म्यूज़िक बनवाया जो कि अच्छे म्यूजिशियंस थे, कुछ ने मुझे रिकॉर्डिंग के लिए अपने स्टूडियोज़ भी दिए। अच्छा। जी, कुछ ने मिक्स मास्टर भी किया। ये सब उन स्टूडेंट्स की भी मेरे साथ शिद्दत थी, मेरे साथ पैशन था। बिल्कुल। ये तो इनिशियल 3 सालों की बात रही। फिर टी सीरीज़ में कुछ अपने दोस्त लोग भी थे, उन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म भी दिया, मेरी मदद भी की और मुझे डायरेक्शन भी थी। तो बस इसी तरह से करके जुड़ते गए और जैसे कहते हैं ना कि भाई कारवां बनता चला गया। जी, तो बस लोगों को पसंद आते रहे। अब मैं हर जॉनर में अपने गाने डालती भी हूँ, लोगों को पसंद भी आते हैं। और 9 साल में करते करते हमारे 55-56 हज़ार के करीब फॉलोअर्स हैं। अच्छा। जहाँ की मैं आज सोचती हूँ कि लोग पैसे दे देकर फॉलोअर्स खरीदते भी हैं और पता नहीं क्या कुछ, और हम लोग तो उस बारे में सोचना चाहें तो भी नहीं सोच सकते क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। और ऑफ कोर्स वो फिर एक तरह से मैं कहूँगी बेईमानी भी हो जाएगी। तो खुद के साथ जी, किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ। किसी को तो आप धोखा देंगे, खुद को कैसे देंगे? तो बस यही है, गाने भी पसंद आते हैं लोगों को। अभी रिसेंटली संदेश चांदिलिया जी और शक्ति कलेक्टिव ने माई म्यूज़िक करके हैवल्स ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। अब 5 अप्रैल को उनका इंदौर में भी है। अच्छा। तो जब नोएडा में हुआ ये प्रोग्राम तो आई वाज देयर। वहाँ पे संदेश चांदिलिया जी से मिलने का मौका मिला। ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि वो मौका देंगे। हाँ। और वहीं पे रोहित सोपती जी हैं, उनके साथ भी जुड़ने का मौका मिला। और इसी तरह से करके डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी जी हैं, उनकी पिक्चर आ रही है बाबा नीम करोली पर। अच्छा। जी। तो वो पिक्चर भी जुलाई में रिलीज़ होगी। उनसे भी बात चल रही है कि भाई अगर नीम करोली जी पर हम गाना लिखें तो शायद उनको पसंद आए, तो वो भी लें। और वो गाना जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ आज वो गाना लॉन्च हो चुका होगा। अच्छा। जी जी। हाँ। जय हनुनीम। अच्छा। जय हनुनीम करके वो गाना, हनुमान जी का अवतार कहते हैं नीम करोली बाबा जी को। जी, तो उन्हीं पर गाना लिखा भी गया। और वॉइस क्योंकि मेरे पास थोड़ी जल्दी थी तो वॉइस हमने इस बार AI से जनरेट की है। अच्छा। जी, म्यूज़िक खुद दिया गया है, कॉम्पोजिशन मेरी है, लिरिक्स मेरे हैं, लेकिन वॉइस हमें AI से जनरेट करनी पड़ी। अच्छा। तो आपसे बात करते करते वो गाना लॉन्च हो चुका होगा। हाँ। तो हमारे ऑडियंसेस बिल्कुल इसको सुने, लाइक शेयर करें, बिल्कुल सुने। एंड तो मैम ये बहुत सुंदर, मतलब बहुत अच्छी बात है कि ये क्रिएटिव प्रोसेस एक संगीत में जैसे एक बहुत ही सुंदर प्रोफेशन में भी आया है। और मैम मैं एक बार ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने कोई किसी गाने का एक हमें कोई एक हिस्सा सुनाएं।
थोड़ा सा। गाने तो देखिए जो भी हम लोग बनाते हैं वो सारे ही दिल के करीब हो जाते हैं, और हर गाने के पीछे एक इंस्पिरेशन, एक कहानी रहती है। लेकिन क्योंकि मैं सूफ़ी कलाम ज़्यादा पसंद करती हूँ और सूफ़ीज़म की तरह मेरा रुझान भी कुछ ज़्यादा है। नॉट दैट आई एम फॉलोइंग द ट्रेंड, मैं ट्रेंड फॉलो ही नहीं कर सकती। वहाँ पर मैं समझती हूँ कि मेरी अपनी एक जगह है और मैं अपनी जगह को किसी के लिए भी बदलना नहीं चाहूँगी, और हर किसी के पास इस दुनिया में अपनी स्पेस क्रिएट हो जाती है। एक गाना मैंने 2 साल पहले मैं अपने बच्चों के पास अमेरिका में थी, तो कुछ घर से दूरी थी, कुछ फादर भी यहाँ थे, हस्बैंड भी यहाँ थे, तो कुछ दिमाग में लिरिक्स ऐसे आए कि भाई कहीं कुछ हो ना जाए। फादर मेरे बुज़ुर्गवार थे और ही वाज अबाउट 90 इयर्स, तो कुछ गाना दिमाग में ऐसा आया जो मैंने लिखा कि भाई वो म्यूज़िकल भी है, सूफ़ी भी है गाना, लेकिन सायरा की ज़बान में है। आई होप आपको और मेरी ऑडियंस को समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल। वो इस तरह से है, तेरे नाल साइयां वे निस्बत पुरानी है, तेरे नाल साइयां वे निस्बत पुरानी है, जिंद जान बंदे दी चीज़ आनी ते जानी है। यानी कि मौत और ज़िंदगी जो है वो हमेशा उस खुदा के हाथ में ही रहेगी। तो साइयां गाने का अंतरा कुछ इस तरह से जाता है, साडे दिल दी गली च मोड़ कई किथे राहां पुल ना मुड़ जावीं, घुम टेढ़े मेढ़े राहां तो ना रकीबां कोल निकल जावीं। रकीब मतलब जो हमारे कंपेटिटर्स होते हैं, ठीक है, आशिक भी कंपटीशन में होते हैं ना कई बार। तो तू माशूका जेहा माशूक नहीं, वत मुड़ मुड़ ना मेरे पीछे आई। मतलब तुम एक ट्रेडिशनल किस्म के लवर तो हो नहीं, तो फिर मुड़ मुड़ कर मेरे पीछे भी मत आना। तेरे कदमां विच मेरी जान पई, जरी हौले फर्श कदम पावी। मतलब तेरे जहाँ पे तू चल रहा है वहाँ पर मेरी जान पड़ी हुई है, तो फर्श पे ज़रा ध्यान ध्यान से पैर डालना। मेरे शीशे विच मैनू तू दिसदा है, मेरे शीशे में मुझे अपना आप नहीं दिखता, तुम ही दिखाई देते हो। मेरे शीशे विच मैनू तू दिसदा है, मेरे आप विचों ना निकल जावीं, मेरे आप विचों ना निकल जावीं। मतलब ये ना हो जाए कि तू ही अगर मेरे बीच में से निकल गया तो फिर मुझे मेरे शीशे में दिखाई क्या देगा, कुछ इस तरह से। और ये तो हुआ सायराकी में। हिंदी में कुछ एक गाना जो अभी हमने डाला था, आई मीन डालने को तो कई डाले हैं, हर ओकेजन पर हम लोग गाने डालते हैं। कुछ ये गाना जो ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो रंग बिरंगा था होली पर। तेरे जैसा न कोई दिल को भाया ओ बालम, रंग बिरंगा हुआ है दिल का सूरत आलम। ये कुछ इस तरह के गानों के मुखड़े हैं जो लोगों ने पसंद किए। इसी तरह माहरू माह जबी, कोई ना तुझसा हंसी, बिन तेरे सूनी है दिल्ली मेरी जान, ये करके वैलेंटाइन डे पे गाना बहुत पॉपुलर हुआ। लोगों ने हाँ इसको काफ़ी पसंद किया। बस कुछ इसी तरह से है। कंटेम्प्रेरी लिरिक्स भी हैं जहाँ पे यंग हार्ट्स को भी हम लोग फॉलो करते हैं। सूफिज़म क्योंकि मेरी पर्सनल और फर्स्ट चॉइस है, तो उस पर तो गाने लिखने ही हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने पूछा कि बच्चों के लिए क्या कहा जा सकता है कि somebody who is aspiring to be a writer or a lyricist, मैं समझती हूँ कि इस तरह की चीज़ें सिखाई जा भी सकती है और नहीं भी सिखाई जा सकती। क्योंकि पहली बात तो एक नैक तो अंदर से होना बहुत ज़रूरी है। वो कोई हाँ वो एक कॉल होनी बहुत ज़रूरी है कि भाई मतलब कोई कॉल लेना चाहे कि हाँ भाई मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ। मैं कहानी आती मेरे दिमाग में, ये नहीं कि आज आई और फिर 1 साल तक कहानी आई नहीं, फिर वो तो एक फोर्स्ड किस्म की राइटिंग हो गई, वैसी नहीं, फिर उसमें तो ब्लॉक्स ज़्यादा आएंगे। तो कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि भाई हम आपसे मिले एक कहानी बन गई, उनसे मिले एक कहानी बन गई, दुकानदार से बात की तो एक कहानी बन गई, एक ऑटो वाले के साथ बैठे तो उससे पूछा भैया तेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो एक कहानी बन गई। ये तो हुआ एक राइटर का माइंड। इसी तरह से लिरिक्स जो हैं तो मतलब ये कि सामने वाले किसी की लव स्टोरी भी आपके गाने में आ सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। वो ऐसे लगे जैसे आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी पे आप जी रहे हैं। ऐसा आदमी तो एक लिरिसिस्ट बन सकता है। लेकिन हाँ अगर ऑफ कोर्स किसी ने एग्ज़ाम देना है तो उसको मार मार के पढ़ा के बनाया भी जा सकता है लिरिसिस्ट, वो एक अलग चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। आपने फ़र्क की बात की तो मैं आप नहीं मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हाँ हर एक में वो कॉलिंग होती नहीं है उसकी। और मेरे को लगता है कि एक नेचर का बहुत अच्छा सेफ गार्ड है अगेंस्ट कि हर एक इंसान अगर सेम काम करने लग गए तो फिर वो बात ही कहाँ रहेगी उसमें। तो मामे बहुत अच्छी बात है कि आपको वो गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, दिस द गॉड गिफ्ट ऑफ टेलिंग अदर पीपल स्टोरी, दूसरों के भाव समझ के उनको ही वही बात बयां कर देना जो शब्द शायद वो खुद इस्तेमाल ना कर पाए अपनी कहानी के लिए। सॉरी मैं आपको इसमें एक बारी अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगी क्योंकि ये हमारा बड़ा ही फॉर्मल इनफॉर्मल सा प्लेटफॉर्म है
और ऐसे में क्या हुआ कि कई बार स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते थे, जैसे कि तकरीबन एक कॉलेज के ना 1 साल के अंदर 700 से 800 स्टूडेंट मेरे नीचे से निकलता होगा, इन द सेंस कि भाई हर कोर्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स तो एक सब्जेक्ट रहता ही था, भले कोई MBA MCA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एडवांस लेवल। तो हर कॉलेज के अंदर इतने तो फॉर्चुनेट हम लोग रहते हैं कम्युनिकेशन लिटरेचर वाले लोग, और प्लस जो बच जाते थे वो फिर हमारे पास थिएटर में आ जाते थे। तो क्या होता था कि कुछ बच्चों की जैसे आपस में, आपको पता ही कॉलेज लाइफ में आशिकियाँ चल रही होती हैं, तो कुछ लड़कों ने कहना हमसे कि भाई मैडम मेरे को वो लड़की बड़ी अच्छी लगती है। अब मेरे को ना समझ ही नहीं आता, वो जब सामने आती है मेरे पास कुछ कहने को होता नहीं है, तो वो मुझे सीरियसली नहीं लेती, और बल्कि कि वो तो पिछली राखी पर मेरे लिए राखी भी ले आई थी। हाँ, तो मैं राखी उसको मना भी नहीं कर पाया, कहता है मैंने उसे राखी बंधवा भी ली है, तो अब आप ये बताइए कि मैं कैसे उसकी राखी उसको वापस कर दूँ। तो मैंने बोला अच्छा, कहता तो मैंने बोला मैंने क्या करना है इसके अंदर, तो अब तूने तो राखी बंधवा ली है। कहता नहीं नहीं, आप कुछ ऐसा करिए कि भी वो राखी उसको वापस भी हो जाए और उसे बुरा भी ना लगे, और फिर उसे ये भी समझ आ जाए कि मैं उसको किस तरह से मोहब्बत करता हूँ। तो उसके लिए भाई साहब फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे कॉलेज के अंदर एक फ्री टाइम के अंदर उनको एक पैराग्राफ राइटिंग देनी पड़ी, जिसके अंदर मैंने उनसे कहा कि आज का टॉपिक है बी गॉन एंड बाई गॉन लवर्स, एक तो ये है, और दूसरा है रक्षाबंधन, मिसमैच्ड रक्षाबंधन। मिसमैच्ड रक्षाबंधन के ऊपर हर बंदा अपनी अपनी फीलिंग्स लिखेगा। बस उस बच्चे को एक ज़बान मिल गई, उसने मिसमैच्ड रक्षाबंधन के ऊपर वो लिखा है अपनी भाषा, मतलब वो अपनी फ्रस्ट्रेटेड उसने भाषा मतलब डाले अल्फाज डाले हैं कि बस वो फिर मैंने पढ़ के सुना दिया। मेरा रोल इतना ही था उस बच्चे को फेवर करने का कि मैंने वो पढ़ दिया, और फिर वो लड़की की समझ में भी आ गया, एंड ऑफ कोर्स आई मीन they just went ahead with their love life and she could understand his feelings well. बस इसी तरह से है, कई बार बच्चे जो हैं जो आम भाषा में नहीं कह पाते हैं आम हालात में, उस तरह से भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। उसको एक जरिया देना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेशन दे देना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये लिटरेचर की बहुत खूबसूरत बात है कि एक बात जो शायद कई शब्दों में कही जा सकती है, बट उसको सही शब्दों में कहने की जो महत्व है वो शायद एक लिटरेचर आर्टिस्ट ही शायद समझ सकते हैं इस बात को। और मैम इसी बात से मैं इस बारे में भी ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आजकल का जो स्टोरी टेलिंग लैंडस्केप है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत लोग आजकल सीरीज़ में इन्वेस्टेड होते हैं। पहले क्या था कि एक मूवी आती थी, आप उसमें ही अपने घंटों घंटों देखते थे, कोई मूवी लंबी होती थी, आप उसको देख के बस आप वो कहानी आपके जहन में रह जाती थी और आप उसको रखते थे। आजकल डिटेल्स पे बात होती है कि एक एपिसोड चल रहा है, उसमें ही कितने डायनामिक्स चल रहे हैं, और इतने लंबे लंबे उसके सीजन पे सीजन आते रहते हैं, वो कहानी प्रोग्रेस करती है ओवर द ईयर्स, तो लोगों को बहुत अपनापन लगता है कि अब खुद तो बड़े हो ही रहे हैं, साथ में वो कहानी भी बड़ी हो रही है। तो मैम इस वाले लैंडस्केप में एज एन आर्टिस्ट जो स्टोरी टेलिंग कर रहा है, जो लिरिक्स के साथ भी छेड़खानी खेल रहे हैं, जो थिएटर के साथ भी कर रहे हैं, मतलब सारे एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग आप कवर कर रहे हैं, तो इसको आज के ज़रिए से कैसे देखा जाए? मैं तो समझती हूँ कि हमारे पास तो सालों साल से आप देखिए, अगर आप गुलजार साहब को देखें, जावेद अख्तर साहब को देखिए, सलीम साहब को देखिए, मतलब कितने भी हमारे जितने भी उम्दा राइटर्स थे, दे वर ऑल डायलॉग राइटर्स, स्टोरी टेलर्स प्लस लिरिसिस्ट। तो मुझे तो लगता है कि एक राइटर को मुकम्मल किस्म की राइटिंग आनी बहुत ज़रूरी है। तो ऑफ कोर्स खुदा मुझे माफ़ करे, मैं इतने बड़े नामों के साथ अपने आप को कंपटीशन नहीं किसी तरह का समझती, लेकिन हाँ हम लोग भी अपने अपने मयार में, एक गुलजार हैं, एक अख्तर हैं, एक मजरू हैं, और हर किसी को अपने आप को मेरा ख्याल है कि भाई डेप्रिकेट करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ बस ये है कि हम लोग अभी उस राइट प्लेस पर राइट टाइम पर पहुँचे नहीं हैं। तो आप ये समझिए कि भाई एक राइटर को कहानी भी कहनी है, मतलब जो भी कुछ हो रहा है उसके आसपास उसको बयान कर सके, उसके पास इतने अल्फाज होने चाहिए कि अगर कहानी सामने वाला सुनना चाहता है तो आप कहानी बोलें, डायलॉग सुनना चाहता है तो डायलॉग लिख दें आप उस ख़ास मौके के लिए, और अगर गाना सुनना चाहता है तो गाना लिख दें। अगर आपके पास अल्फाज हैं ना, और आपके पास वेरियस मोड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, तो मेरा ख्याल है कि भाई फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, फिर कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल।
नहीं मैम, ये बहुत सही बात है आपने जो बता रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल स्पेशली मतलब जैसे आजकल धुरंधर मूवी आई हुई है और इसका रन टाइम काफ़ी लंबा है, तो मैम ऐसी मूवीज़ भी ऑडियंस बहुत पसंद कर रहे हैं बिकॉज द डायरेक्शन, द स्टोरी टेलिंग, द क्रिएटिव प्रोसेस दैट हैव गॉन इन द मूवी, वो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करे, लोगों ने उसमें एक रियलिस्टिक एंगल भी देखा है उसमें। बहुत ऑब्वियसली मूवी तो है ही है, पर उसमें एक रियलिस्टिक एंगल का होने के साथ साथ उसकी जो कहानी जिस तरीके से शेप करी है, जिस तरीके से उन्होंने लिखी है, तो लोग 4 घंटे भी जाके देखने में लोगों को ये नहीं, बुरा नहीं लगता कि हमने 4 घंटे देखे या 4.5 घंटे का टाइम लग गया, लोग खुले दिल से जा रहे हैं। तो मैम ये दिस जस्ट गोज ऑन टू शो कि अगर कहानी सही ढंग से लिखी जाए, समझाई जाए और पोर्ट्रे करी जाए तो वो बिल्कुल चलेगी। और मतलब मुझे लगता है कि वो शायद वो ऑडियंसेस के साथ, मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ सेम तरीके से रेजोनेट करती है, बट रेजोनेशन कहीं तो होता है, कोई एक पॉइंट होता है जहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ ये वाली बात से मैं, चलो मैंने पूरी मूवी से अग्री नहीं करा, लास्ट के एक बात से मैं मान गया। नहीं, लास्ट की एक बात से कोई मानेगा अगर, तो वो कहानी फिर मैसेज में इतनी पॉपुलर ना होती। हाँ, वो बात इसका तो बहुत सारे लोगों ने उसके साथ रेजोनेट किया, मैसेज ने एक्चुअली उस कहानी के साथ अपने आप को कनेक्ट किया। यहाँ तक कि मैं फिल्मों में जो एक तरह की गोरीनेस होती है, ये जो ब्लड शेड्स होते हैं, मैं इसके बड़े खिलाफ हूँ एक्चुअली, सच बताऊँ। लेकिन धुरंधर मूवी इतनी तारीफ सुनी मैंने अपने बच्चों से, अपने जो भी मेरे दोस्त वगैरह थे ग्रुप से, कि पिक्चर को देखना ही पड़ा। हाँ, हालांकि मेरे पास समय की कमी थी तो देखी मैंने तभी जब OTT पे रिलीज़ हुई। फिर वो पिक्चर मुझे इतनी पसंद आई, और आज ही मेरा ख्याल है, मैं वो जो धर हैं, जो आदित्य धर जो है, मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, एक उनकी रील थी इंस्टा पे, तो ही वाज ही जस्ट केम अप विद दिस थिंग, द सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ। वो कहने लगे कि भाई मेरे को देखिए, अगर मेरी लाइफ ट्रेजेक्टरी को आप समझेंगे, मैं एक डिसलेक्सिक था और पढ़ने में एवरेज से भी नीचे था, और कई दिन मुझे एक स्क्रिप्ट, एक पेज पढ़ने में लग जाते थे। मेरी लाइफ ट्रेजेक्टरी देखे कोई तो समझ ही नहीं सकते कि ये आदमी एक स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है, या एक स्टोरी टेलर हो सकता है, या ये लिख पढ़ के ऐसी पिक्चर भी बना देगा जो कि मैसेज में एक इतना बड़ा सक्सेस हो जाएगी। हाँ, कहते हैं। और मेरी कहानियाँ चुराई भी गई, और ऑफ कोर्स उनसे 100 करोड़ लोगों ने कमाई भी सही, लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे मिल ही जाता है। बस सिर्फ उस शिद्दत से उस चीज़ के पीछे पड़ना पड़ता है। आप ये कह ही नहीं सकते कि यार जैसे वो J.K. रोलिंग है ना, जंगल बुक वाली, तो नहीं, हैरी पॉटर वाली, तो वो कहती हैं कि भाई मुझे जो है 36 से भी ज़्यादा लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, आई थिंक इवन मोर। वो कहती हैं कि भाई इतने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था कि लोगों ने मुझ पे हंसना शुरू कर दिया था कि ये क्यों हर दरवाजे जाकर वो भटक रही। कहती मुझे यकीन था कि आखिर में एक नंबर ज़रूर ऐसा होगा कि जितनी रिजेक्शंस के बाद ही मुझे सक्सेस मिलनी होगी, सक्सेस मिलनी होगी। कहती मैं उसी नंबर की वेट में थी। तो मेरा ख्याल है एक हर राइटर को, एक हर आर्टिस्ट को उस नंबर के पीछे रहना ही चाहिए कि हाँ, कभी तो वो नंबर आएगा जहाँ पर मेरी जो है नाकामयाबी हार मान जाएगी और कामयाबी उसकी जगह आ ही जाएगी, ले ही लेगी। तो दैट इज़ इट। नहीं मैम, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक आई थिंक एडिसन का भी ऐसी बात थी कि 1000 कोशिश या कितनी कोशिशों के बाद उन्होंने कहा कि मैं इन नाकामियों से ये शायद सीखा हूँ कि 1000 ऐसे तरीके हैं जो काम नहीं करते हैं। बाकायदा इस तरीके से देखा जाए कि यार 1000 कोशिश करनी पड़ी उसके बाद हुआ। उन्होंने कहा कि 1000 ऐसे तरीके मैंने पता करे जो नहीं काम करते, एक ही तरीका चाहिए था चलाने के लिए बल्ब को, बट उन्होंने कहा 1000 ऐसी कोशिशों के बाद जाके मैंने कहीं जाके ये सीखा कि ये 1000 तरीके हैं जिससे काम नहीं बनेगा। तो ये मैम नज़रिया ही है, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सपेक्टिव ही, और ये मतलब एक इंसानों की शायद रेजोनेशन की बात ही यही है कि लोग अभी रेजोनेट करते हैं लोगों से जब उनको कहीं ना कहीं अपनी भी कहानी उसमें झलकती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैम आपने इतने ब्यूटीफुली इसको समझाया। और मैम इसी के साथ हम अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ेंगे। Why not? हाँ जी, और इसमें मतलब it's not a scary round. No मैम, it will just be like one word answers and quick answers we'll have and मजा आएगा। Yes, I just want to believe it comes in my mind. दिमाग में आ जाए जो भी आप उम्मीद करते हैं। जी, कहिए। Yes मैम। जी। मैम अगर आपसे पूछा जाए पोइट्री और स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग। रोमांस और कॉमेडी? रोम कॉम। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। राइटिंग एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग?
राइटिंग एट नाइट, राइटिंग एट नाइट, वो जो सुकून सा, जब साइलेंस हो। हाँ जी बिल्कुल वो बिल्कुल ऑफ कोर्स वो कबाड़ी की, सब्जी वाले की, और ऑफ कोर्स मेड्स की, डोमेस्टिक हेल्प, किसी की आवाज़ नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वन पोएट हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब। फेवरेट लैंग्वेज टू राइट पोइट्री इन? हिंदी। हिंदी? यस। Okay. Tea or coffee while writing? टी, आई डोंट टेक कॉफ़ी। Okay. Tea it is. Chai for the win. Okay. Your dream project? आई लव कोका कोला, इट्स माई मूवी, जिसको मैंने कई सालों से लिखा हुआ है, एंड आई एम स्टिल सर्चिंग अ प्रोड्यूसर फॉर इट। आई लव कोका कोला, एंड ऑफ कोर्स मैंने उसको कॉपीराइट्स के इश्यूज से उसका नाम भी बदला है, और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स उसको कंसिडर भी करते हैं, कर चुके हैं। सो लव लाला ते ठंडे दी बोतल, उसका नया नाम हमने इस समय रजिस्टर किया, लव लाला ते ठंडे दी बोतल। Te thande di bottle. Nice. Very nice. Okay. A book or poem that you can revisit forever, जिसको बार बार आप पढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स गालिब का दीवान, एंड टी.एस. एलियट, ही इज माय फेवरेट। यस। Okay. If poetry had color, what color would it be? आई थिंक प्रिस्टीन वाइट। Pristine white. Oh, beautiful color. मतलब बहुत, it's such a royal color ना. Okay. One word that describes love according to you? प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए पहले तो दो लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सच खुद से कही जो है। प्यार किया जाए वो फिर वो प्यार नहीं, वो स्वार्थी है। बिल्कुल। जी। One word that describes Sufi poetry? सूफी पोइट्री के लिए तो मलंग होना पड़ेगा। मलंग होना पड़ेगा। दुनिया से बिल्कुल आपको जैसे कहते हैं बेसाख्ता, बिल्कुल। हाँ। वो सारे रिश्ते नाते वो सब छोड़ के तोड़ने पड़ेंगे। तब जाके। Yes। बिल्कुल। अपने आसपास बिल्कुल भूल जाइए हर चीज़ को। A story idea you still want to write? आई स्टिल वांट टू Write. राइट। देखिए, लिखने को तो मैंने इस समय सारे ऑनर्स टच किए हुए हैं, और लाइफ आफ्टर डेथ भी टच किया हुआ है, एंड मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल पे भी जिक्र हो चुका है। बायोपिक दिलीप साहब की मैं लिखी चुकी हूँ, और बहुत कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं, बहुत गाने लिखे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी दिल चाहता है कि कुछ ऐसा, कोई ऐसा रोमांस लिखा जाए जो आज तक टच ना ना हुआ करा हो वो किसी ने, बहुत लेकिन हो अच्छी। रोमांस ही। हाँ बिल्कुल मैम, डेफिनेटली विल गेट टू That's my hopefully get to forte. see that. That's my forte. Okay. जी। If not a writer, what would you be? आई डोंट थिंक, मैं जब टीचिंग कर रही थी तब भी राइटर थी, जब टीचिंग नहीं कर रही हूँ तब भी मैं राइटर ही हूँ। राइटर तो मैं हुई हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। योर डेली राइटिंग रूटीन? देखिए, इस समय मैं कुछ बिजी स्केड्यूल में हूँ, घर वर बन रहा है, जो कि बड़ी बेसिक सी बुनियादी ज़रूरत है इंसान की। इंसान घर तोड़ता रहता है, बनाता रहता है, ये बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन यस, मैं तकरीबन 6 से 7 घंटे तो मैं राइटिंग को देती हूँ। Okay, that's a lot. मतलब बहुत डेडिकेटेड टाइम इसको देना पड़ता 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम। है। जी। ओके, एडवाइस फॉर लाइक एस्पायरिंग राइटर्स, जो यंग राइटर्स हैं इस समय, जो लिखना चाहते हैं, मे बी नॉट जस्ट यंग, सारे उम्र के जो राइटर्स हैं वो जो लिखना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे मैम? पहली बात तो, जो भी लोग आपका मजाक बनाएं, जो भी लोग आपकी लेग पुलिंग करें, जो भी लोग आपको करें अरे ये तूने क्या करना शुरू कर दिया, उन लोगों से मेरा नहीं ख्याल है कोई ज़रूरत है मिलने की। जो भी लोग आपको ये कहें अरे तू ये भी काम करता है, उनसे तो फिर दोबारा उनका तो नंबर भी ब्लॉक कर देना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो लोग आपकी रील्स, आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स को देखते तो हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते, और उन लोगों के सामने अपनी रील्स डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऑफ कोर्स अपने काम को शिद्दत से फॉलो करिए। लोगों की तरफ अगर आप देखते रहेंगे ना तो आप अपने काम की और प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अपने में खुद में विश्वास रखिए, लोगों की तरफ देखिए ही मत। बिल्कुल मैम, जो लोग आपको डिसुएड करें, प्लीज़ डू नॉट एवर आस्क और इनवाइट देयर फ्रेंडशिप। मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। और मैम मुझे मतलब एक बहुत, इससे बहुत प्यारा एक कोट याद आ रहा है मुझे कि इन ऑर्डर टू लीड द ऑर्केस्ट्रा द कंडक्टर हैज़ टू फेस हिज बैक टुवर्ड्स द ऑडियंस। एग्जैक्टली। सो ये मुझे लगता है लाइफ के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि इवन इन ऑर्डर टू लीड, आपको ज़माने से ऑडियंसेस को पीठ दिखाकर अपना काम में पहले दे, उसके बाद आप ऑडियंस को फेस करेंगे जब आप अपना काम हो जाएगा। क्योंकि फिर जब आप सक्सेसफुल होंगे ना, वही लोग आपके पीछे पीछे आएंगे कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। उस समय मैं कहूँगी उनकी मदद कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बेचारे हैं, उनकी मदद कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शायद यही मतलब आप जब मकाम पे पहुंचते हैं उसके बाद आपको यही समझ आता है कि
यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, तो किसी को अगर रास्ता दिशा चाहिए तो बिल्कुल उनकी एक्चुअली मदद टफ करिए। हर लाइन है, बिल्कुल टफ हर लाइन है, लेकिन क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं तो हमें लगता है कि ओफो मेरे साथ तो पता नहीं क्या ही गुजर गई है। तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, लोग जो आपको डिसुएड करते हैं उनकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, उनको अपनी तरफ से ब्लॉक कर दीजिए। Absolutely. And one emotion that you would say predominantly drives all your stories. ऑल माई सोल, All your stories. ऑल माई स्टोरीज। अच्छा, देखिए, एक तो रोमांस, एक कॉमेडी, बिकॉज मुझे लगता है कि लोगों में आजकल हंसने की बहुत ही चाहत तो है, लेकिन कोशिश बिल्कुल नहीं है। सब हंसना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उसकी तरफ कोशिश कोई करता ही नहीं। लोग कपिल शर्मा शो भी मैंने देखा ऐसे देखते हैं जैसे चुप रह के कहीं हंसी बाहर ना कुछ हाँ जी। कि सोचे कि ओहो ये जोक्स तो बड़े मेरे बिलो माई स्टैंडर्ड हैं, इन पे हंसना नहीं है। लेकिन मैं जबकि समझती हूँ कपिल शर्मा ने खूब हंसाया है लोगों को, उनको देखिए, सुनिए, हंसिए और रिलैक्स करिए, उसके बाद एक अच्छी राइटिंग की तरफ निकल जाइए। और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो कॉमिक भी हो और रोमांटिक भी हो, एंड येट शुड बी कनेक्टिंग विद एवरीबॉडी। कई फिल्में आई ना, जैसे हम आपके हैं कौन, देखिए कैसे लोगों ने उसे पसंद किया। अब धुरंधर है, जैसे लोगों ने पसंद तो किया, और वैसे फिल्म तो एनिमल भी बहुत चली, लेकिन दैट इज़ नॉट माय फोर्थे। मैं चाहूँगी कि रोमांटिक कॉमेडी में कुछ ऐसा लिखा जाए जो कि लोगों को हंसाए भी और सदियों तक याद भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड मैम विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द रैपिड फायर राउंड। आपने बहुत अच्छे से थैंक यू इसको बताया। थैंक यू। एंड मैम, लाइक द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव विथ यू इज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि स्टोरी टेलिंग में ना बहुत बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार लैक ऑफ गाइडेंस भी बहुत हैम्पर करता है एक क्रिएटिव राइटर की प्रोसेसेस को, बिकॉज दे डोंट नो किन को अप्रोच करना है, कहाँ से आइडिया सीख करते हैं, जब ब्लॉक होता है तो कैसे उसको अपने आप को निकालते हैं। तो मैम गाइडेंस का क्या मतलब, कैसे सीख करें अगर कोई स्टोरी राइटिंग, लिरिक्स राइटिंग में? मैंने आपसे पहले भी कहा कि देखिए, लोग जो राइटर्स बनना चाहते हैं ना, अगर उनके पास ज़बान है, उनके पास एक्सप्रेशन है, उनको लैंग्वेज आती है, चाहे मैं कहती हूँ उनको तमिल आती है, चाहे उनको हिंदी आती है, पंजाबी, एक ज़बान ज़रूर, या इंग्लिश, कोई एक ऐसी ज़बान होनी चाहिए जो कि फ्लॉलेस हो, जिसके अंदर वो सोच भी सकते हो और लिख भी सकते हो। या वाइस वर्सा। फिर यू कैन बी अ राइटर बट यू कांट बी एन अकम्पलिश्ड वन। ठीक है जी। तो पहली बात तो राइटिंग के ऊपर आपका राइटिंग एंड थिंकिंग आपकी कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, और उनके साथ ही मैं ये कहूँगी कि गाइडेंस इसके अंदर कोई नहीं आपको दे सकता। गाइडेंस आपका अपना दिल ही आपको देता है, क्योंकि आपको तो सिर्फ टाइम निकालना है, आपको तो सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करना है अंधाधुंध। ये नहीं कि आप घर के काम ना करें, ये नहीं कि बड़ों की मतलब पढ़ाई ना करें या बड़ों की बात ना सुने, लेकिन उसके बीच में भी अपनी रातें काली करिए ना। बिल्कुल। एक मेरा ख्याल है मिसेस संजीवनी कपूर है जिन्होंने एक फ़िल्म लिखी, मैं SWA की मीटिंग्स में उनसे मिली, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन मुंबई, संजीवनी कपूर, उन्होंने वो फिल्म लिखी थी गुड न्यूज़, जो अक्षय कुमार और करीना कपूर वाली ना। तो लोगों ने उनको वहाँ पे बड़ा अपलॉज किया, उन्होंने कहा कि वाह वाह आपने क्या फ़िल्म लिखी और आप तो बहुत सक्सेसफुल हो गई। वहाँ पे वो एज अ मॉडरेटर बुलाई गई थी उस मीटिंग में। उन्होंने कहा हाँ जी, अगर 15-16 साल के बाद कामयाब होकर आपकी पिक्चर बन जाती है तो मैं कामयाब हूँ। कहती वो 15-16 साल जो मैंने बिताए हैं वो सिर्फ मेरे अपने हैं, मुझे ही पता है। सो आई रियली आई मीन शी शुड बी माई एज ओनली। तो मुझे लगता है कि दैट वाज एन आंसर फॉर ऑल दी एस्पायरिंग राइटर्स एंड लिरिसिस्ट, एंड जो भी बंदा इस क्रिएटिव फील्ड में आना चाहता है उसके लिए ऐसी ही एक जर्नी के लिए वो उसको तैयार होना पड़ेगा। उसे समझना पड़ेगा कि कामयाबी ऐसे नहीं मिलती कि भाई आपने आज लिखा और कल आप कामयाब हो गए। जैसे छोटे छोटे जगहों पे प्लेटफॉर्म्स पे मुझे भी अप्लॉज मिला, लेकिन उससे मेरी भूख शांत नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो असली मज़ा है वो तो तब है जब ऑफ कोर्स आपको हम आपके हैं कौन या धुरंधर या आई मीन यू मे कॉल एनीथिंग, मासेस जब आप पहुंचते हैं, मास आपका काम को अप्रिशिएट करते हैं, मैसेज तक आप पहुंचते हैं और आपको खुद को भी कन्विक्शन मिलती है कि हाँ अच्छा। एक ये भी बात है, लोग आजकल क्या करते हैं, जैसे जिनके साथ मैं म्यूज़िक बनाती हूँ या जिनके साथ मैं लिखती हूँ, एजुइक स्टूडियोज़ है मेरे लिए अच्छा काम कर रहे हैं,
करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो उनसे कहते हैं भाई ये बता आजकल ट्रेंड क्या कर रहा है। हाँ। तो भाई ये बता आजकल ट्रेंड, वो कह रहे हैं कि जी ट्रेंडिंग तो आजकल वो कर रहा है कि लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाए, शराब पकड़ ले, लड़कियां पकड़ ले और उन पे गाने लिखते हैं। ठीक है, दारू दी बोतल ते कुड़ियाँ ते मस्ती ते माहौल। आई मीन अगर आपने दूसरों को फॉलो करके गाने लिखे तो फिर बस आप कुछ ही साल तक लिखेंगे, जहाँ आपके ऊपर प्रेशर पड़ा नहीं कि वो विचार भी आपके दिमाग में आने बंद हो जाएंगे। इसको फोर्स राइटिंग कहते हैं। तो जहाँ आपने ट्रेंड को फॉलो किया और वो फोर्स आपसे दूसरे फोर्स के आते ही वो फोर्स हट जाएगा। आप वो करिए जो आपके दिल को भाता है, वो करिए जिस पे आपकी अपनी कन्विक्शन है, जिसके लिए आप बने हैं। कामयाबी खुद आपके पीछे आ जाएगी। नहीं मैम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये समझने में दिल की सुनिए, दिल की सुनिए। एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है फॉर आर यंग फॉर लाइक पीपल हु आर एस्पायरिंग टू राइट। बहुत लोगों का मन होता है, शायद हिम्मत नहीं होती कई बार लिखने की, बट ये आपके माध्यम से हम लोग बहुत लोगों तक पहुँचेंगे और ये बताएंगे। एंड मैम इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट के अंत पर आ चुके हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे साथ जुड़े हैं आप। मेरे पास आपके लिए एक हैम्पर है। रियली या मैम, आपने तो बिल्कुल इसको कॉफी विद करण टाइप बना दिया यार। हालांकि यू आर नो लेस देन कॉफी विद करण। थैंक यू सो मच। नहीं मैम, आई एम जस्ट आस्किंग माई सेल्फ, आई मीन डू आई रियली डिजर्व दिस बिग हैम्पर? मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ओके, जी, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू सो मच। एंड मैं यही कहूँगी कि द स्वर्णिम शो एक बड़ा ही हिट शो है। मुझे तो फ्यूचर आपका बड़ा ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है और ऑफ कोर्स आपके पीछे एक लेगेसी है ऐसे म्यूज़िकल पेरेंट्स की। आप खुद एक म्यूज़िशियन हैं और कहाँ से डिग्रीज़ लेकर आने के बाद भी आपने म्यूज़िक को एज योर पैशन चुना हुआ है, क्योंकि एक्चुअली आपकी रगों में बहता है। मैम वही बात है। यस, मैं चाहूँगी कि सब लोग इस चैनल को देखें भी सही, सब्सक्राइब भी करें, शो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छी तरह से इसके मर्म को समझें कि इस चैनल में एक्चुअली है क्या। बिल्कुल। तो बस यही है। नहीं मैम, थैंक यू सो मच। मैंने बिना रिक्वेस्ट करे आपने पहले ही बताया। एंड मैम ये बात रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। क्यों? क्योंकि ये तो दिल से उठ रही है बात। क्योंकि जो लोग दूसरे राइटर्स की कदर कर सकते हैं वो खुद कितने कदर के काबिल होंगे, ये भी समझने वालों को समझना पड़ेगा। मैम बहुत बड़ी बात कर दी आपने और बहुत अच्छा लगा मैम आप हमारे साथ जुड़े। एंड मैम जल्दी ऐसी एपिसोड आएगा, बहुत आई थिंक लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी। हमारे पॉडकास्ट में हम लोग मोस्टली अभी तक म्यूज़िक कंटेंट रहा है, बट हमने आई थिंक अलग अलग आर्टिस्ट के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। हम एक्सपैंड कर रहे हैं इसकी फील्ड को, क्योंकि आर्टिस्ट की कोई परिभाषा सिर्फ एक म्यूज़िक से ही नहीं है। अलग अलग फील्ड्स, चाहे वो डांस हो, चाहे स्टोरी टेलिंग, राइटिंग, लिरिक्स और भी इतने फील्ड्स हैं जो अपने वर्किंग प्रोफेशनल्स अलग अलग लाइक कॉर्पोरेट कल्चर में हैं एंड डिफरेंट बिजनेसेस में। तो मुझे लगता है कि सबकी अपनी अहमियता, हर जगह पे हर एक की अपनी अहमियत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस माध्यम से आगे लोगों तक पहुँचे, शेयर करें, अच्छे कॉन्वर्सेशंस करें और एक नॉलेजेबल आउटपुट दे पाए लोगों को। यहाँ पर मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि कितने लोग जानते हैं कि आपके फादर जो बहुगुणा जी हैं, उन्होंने कैलाश खेर जी को भी ट्रेन किया, मेरा ख्याल है, म्यूजिक के लिए। हाँ जी। वो भी ही हैज़ आल्सो बीन वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स बहुत सारे और लोगों को भी किया, पर कैलाश खेर जी आज एक बड़ा नाम है। और बहुगुणा जी यहाँ पर कितने ही लोगों को मेरा ख्याल है उनके नए मकाम दे रहे हैं। बिल्कुल। और आप कितने हाउ फॉर्चुनेट यू आर टू हैव बीन हिज सन। और मैं बहुत सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर उनको म्यूज़िक ही सीखना है, अगर उनको वाकई में लगता है कि इस चीज़ को बड़ी गहराई से सीखा जा सकता है, तो दिस इज़ द प्लेस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत पर आ चुके हैं। हम आशा करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है इस शो को आगे बढ़ाने की। आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार। रोशनी में लेट्स फाइंड अ न्यू वे, कहानी जो दिल में रह जाए। हर सफर की एक अलग सी बात है। द स्वर्णिम शो एक नई शुरुआत है।